Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम आज करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जैसे कि आप देख सकते हो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस। हम इनके क्वेश्चंस को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और आपको कैसे इनको अटेम्प्ट करना है ये भी सीखेंगे, सो दैट कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the statements about the reaction below are incorrect? PbO plus C will be forming Pb plus carbon dioxide. तो इसमें आपको ये बताना है कि which is a wrong statement. ठीक है, तो wrong statement इसमें से कौन सा है? पहला चॉइस है lead is getting reduced, second carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, lead oxide is getting reduced. तो ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ए एंड बी, सेकेंड ए एंड सी, थर्ड ए बी सी एंड फोर्थ सारी की सारी गलत है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, खुद से ट्राई करो इसको, सो दैट कि जब मैं इसको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए कि हमने क्या करना है। ऑलराइट, तो अब अगर आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको इस क्वेश्चन में क्या कुछ आना चाहिए। सबसे पहले आपको इसके लिए आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। सो आई होप आप सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का लॉस होगा, और रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो। तो अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो इसमें आप क्या देख सकते हो कि PbO से Pb बन रहा है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही चेंज हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन यहाँ पे का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन विल मीन कि कहां पे oxidation is going to mean add oxygen and reduction is going to mean remove oxygen. ठीक है, so I hope this is clear. ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में याद रखनी है वो ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता किसका है? वो हमेशा रिएक्टेंट का होता है। कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी चीज रिड्यूस होगी? हमेशा एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट में जो बनता है दैट इज आफ्टर रिडक्शन और आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो जब आपको चॉइस मिलती है दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज ऑलवेज शुड बी अ रिएक्टेंट। अगर वो प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वेल अगर आप यहां पे देखोगे लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड तो प्रोडक्ट साइड पे है, तो लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड। जो कुछ भी होगा PbO का होगा, या उसका रिडक्शन होगा या उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो अलग बात है, बट होगा किसका? PbO का। ठीक है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट साइड पे है, तो प्रोडक्ट साइड वाली चीज तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगी। तो ये वाली दोनों चॉइसेस गलत हैं। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो PbO से Pb बन रहा है, मतलब PbO में से ऑक्सीजन को माइनस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो Pb बन रहा है, तो यस दिस इज रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड टू लेड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट साइड है उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, वो तो बनता है आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और फिर आपको इसके अंदर देखना है कि ऑक्सीजन किस में से रिमूव हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर बता सकते हो।
तो well, the correct answer over here will be according to this reaction. अब आप reaction देख सकते हो कि PbO से Pb बना. This is removal of oxygen. So lead oxide is getting reduced. And carbon से carbon dioxide बना. So this is addition of oxygen. So this is oxidation of carbon. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड रिडक्शन ऑफ PbO. सो इसके अंदर आपका जो आंसर है वो है A एंड B इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट क्या था? C एंड D was correct and A and B was incorrect. So the correct option is going to be choice number 1. ठीक है, I hope this is clear. Okay. So next question पे मूव करते हैं. Next question is we have Fe2O3 plus 2Al forming Al2O3 plus 2Fe. इसमें आपको ये बताना है कि the above reaction is an example of a combination reaction, a double displacement reaction, decomposition reaction or a displacement reaction. So सबसे पहले अगेन रिविजन करते हैं फटाफट कि क्या क्या होता है. तो सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा जहां पे आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं, बट वो कंबाइन करके हमेशा क्या फॉर्म करेंगे? एक ही प्रोडक्ट. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा आपको प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जहां पे आपके पास एक सब्सटेंस है AB, एक और सब्सटेंस है CD. A और C कंबाइन करके, B और C कंबाइन करके दे फॉर्म अ प्रोडक्ट AD and BC. इंटर एक्सचेंज ऑफ केटायंस एंड एनायन होगा. एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ, एक का एनायन दूसरे के केटायन के साथ कंबाइन जब कर जाए, इंटर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, फिर आती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज इंटायरली द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या किया था? A plus B फॉर्मिंग C. डीकॉम्पोजिशन में क्या करना है आपके पास कि आपके पास एक A है, वो टूट के BC प्लस और भी. ठीक है, सो मतलब ये है कि यहाँ पे सारे के सारे रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. डीकॉम्पोजिशन में आपके पास एक ही रिएक्टेंट होगा, वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपके पास एक सब्सटेंस है AB और एक है C. ठीक है, सो ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये AB आपका एक केटायन एनायन से बना हुआ कंपाउंड है. अब इसमें अगर C ज्यादा रिएक्टिव होगा A के कंपैरिजन में, तो वो उसको उसमें से डिस्प्लेस कर देगा. तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? ये बन जाएगा CB प्लस A. ठीक है, डिस्प्लेस कर देना, किसी की जगह ले लेना. राइट, तो इसके अंदर क्या होगा? आपके पास एक एलिमेंटल फॉर्म में चीज होगी और एक आपका AB कंपाउंड होगा. तो C उसमें से आयन की जगह ले लेगा बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो इसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन के रिलेशन में कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कंपाउंड क्या है? ये है A, ये है B और ये है C. ठीक है, दो एलिमेंट्स का बना हुआ कंपाउंड Fe2O3, एक आयरन है एक ऑक्सीजन है, और तीसरा हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट, एक मेटल है एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम यहाँ पे एक मेटल है तो वो आयरन की ही जगह लेगा. ठीक है, मेटल को डिस्प्लेस करेगा. तो मेटल को डिस्प्लेस तब करेगा जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करके उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और आयरन बनाया. तो ये रिएक्शन क्या हो गया? वेल, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जहां पे एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस किया है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये रिएक्शन. क्लियर? ओके, सो लेट्स अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. What happens when dilute HCl is added to iron fillings? Tick the correct answer.
hydrogen gas and iron fluoride are produced. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. No reaction takes place. Iron, salt and water are produced. तो आपको इसमें ये बताना है कि आयरन का डाइल्यूट HCl के साथ क्या रिएक्शन होता है. थिंक अबाउट इट, अपना आंसर चूज करो एंड देन आई विल लेट यू नो द आंसर. ओके, तो अगर आप लोगों ने कर लिया तो वेल अब आप यहाँ पे ये रिएक्शन देख सकते हो. आयरन प्लस HCl, दिस इज गोइंग टू फॉर्म FeCl2 प्लस H2. अगेन यहाँ पे हो क्या रहा है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा और क्लोरीन के साथ जगह ले लेगा, राइट. सो आयरन इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम HCl. तो पहले कौन सी रिएक्शन है, बिल्कुल पिछले जैसी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड. ठीक है, आई होप clear? Great. So next question, what is balanced chemical equation? Why should the chemical equations be balanced? तो आपने इस चैप्टर में बहुत सारी बैलेंसिंग सीखी. तो बैलेंस हम क्यों करते हैं इक्वेशन को, और बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो सबसे पहले what is a balanced chemical equation? It has an equal number of atoms of different elements in the reactant and product. तो जब भी आप एक रिएक्शन लिखोगे तो उसके अंदर आपके रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी टाइप ऑफ एटम्स हैं उनके नंबर बराबर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने रिएक्शन किया आयरन प्लस HCl, अभी किया ना, राइट. तो इससे हमने क्या बनाया, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन. अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आयरन का एक एटम, इधर भी आयरन का एक एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम, बिकॉज हाइड्रोजन अकेले में मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो H2 बनाएगा. ठीक है, Cl यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे Cl के दो एटम. तो वेल हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इसको इस तरीके से बैलेंस करना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स हैज टू बी इक्वल. ठीक है, तो अब अगर सपोजिटली मैं यहाँ पे 2 डालूंगी तो मेरे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, 2 क्लोरीन है 2 क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे. ठीक है, आयरन एक ही था, इधर भी एक है. नाउ माय रिएक्शन इज बैलेंस्ड. मैंने क्या किया है, मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे हर तरह के एटम्स के नंबर को बराबर किया है. दिस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब हम इस बैलेंसिंग को क्यों करते हैं, व्हाट इज द नीड, राइट. आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, और अभी उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो वेल इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं. तो रीजन इज दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ना तो केमिकल रिएक्शन में कुछ बनाया, ना क्रिएट किया, ना टूटा, कुछ भी तो नहीं हुआ. सिर्फ एटम्स अपने आप को रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. और क्योंकि सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, इसलिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स should be equal to the total mass of the products in a chemical reaction. और वो तभी हो पाएगा अगर दोनों साइड के एटम्स का नंबर बराबर होगा. ठीक है, तो एटम्स का नंबर बराबर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि it has to follow the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactant. ठीक है, good. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. So the next question is, translate the following statement into chemical equations and then balance them. तो पहले ये वर्ड में इक्वेशन लिखी हुई है, आपको इसके सिंबल्स में और फॉर्मूली में कन्वर्ट करना है और फिर आपको इनको बैलेंस करना है. तो यहाँ पे इसके 4 पार्ट हैं. लेट अस डू ऑल ऑफ देम वन बाय वन.
सो पहला पार्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो आप पहले उसको लिखो। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो लेट अस मूव अहेड। प्लीज आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं तो जहां पे भी क्वेश्चन फिनिश हो रहा है आप उसको पॉज करो, पहले आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो और फिर आप उसका सोल्यूशन देख लो, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2, नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। तो H2 प्लस N2 फॉर्म्स अमोनिया। ठीक है, हमने पहले इसको लिखना है और फिर हमको इसको इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करना है। आपको 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आप ये भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, अमोनिया भी एक गैस है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide। ठीक है, तो अगेन आपको इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। तो की टू ऑल दिस इज गोइंग टू बी, आपको सब एलिमेंट्स के सिंबल आने चाहिए, उनकी वैलेंसीज आनी चाहिए, उनकी फॉर्मूला मेकिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो कि आपने क्लास 9th में सीखा था। और अब आप बहुत कंफर्टेबली सिर्फ उन फॉर्मूलाज को लिख के इक्वेशन को लिखेंगे और फिर उसकी बैलेंसिंग कर दोगे। तो सबसे पहले अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन इज H2S। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S गैस। और उसके बाद दिस बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर मतलब किसके साथ बर्न करेगा, ये ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ बर्न करेगा टू गिव अस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो H2S प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगेन हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ये सारी की सारी गैसेस फॉर्म में बन रहा है एक्सेप्ट फॉर वाटर विच इज अ लिक्विड। ठीक है, तो बाकी गैसेस और वाटर इज अ लिक्विड। प्लीज इसका भी ध्यान रखना क्योंकि आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का स्टेट भी बताते हैं वो आपको ज्यादा अच्छा स्कोर करवाएगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, so the next is barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। all right, so इसका आंसर क्या है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, aluminium sulfate का फॉर्मूला Al2SO4 whole thrice, then forms aluminium chloride AlCl3 plus barium sulfate। ठीक है, अब ये बेरियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कब होगा, जब हमारे पास इनका एक्वस सोल्यूशन होगा। मतलब ये सॉलिड है जिनको आप पानी में घोलोगे और उनके एक्वस सोल्यूशन को आप आपस में रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगेन जो कि सोल्यूशन में ही रहेगा, पानी में सॉल्युबल है, बट साथ में बनेगा बेरियम सल्फेट जो कि पानी में इनसॉल्युबल है, इसलिए उसका आप प्रेसिपिटेट देख पाओगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट कब मिलता है एक रिएक्शन में, हमें प्रेसिपिटेट तब मिलता है जब एक प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म होता है जो कि पानी में इनसॉल्युबल हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये किस टाइप के रिएक्शन है क्या आप बता सकते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इन रिएक्शंस के अंदर कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज। तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट ने प्रोडक्ट बनाते हुए क्या किया है, अपने आयंस को एक्सचेंज किया है। क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ चला गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, बेरियम और सल्फेट आपस में कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना। तो दिस इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप दोनों में से कोई भी वर्ड इनके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आप यहाँ पे सॉलिड भी लिख सकते हो, आप एक डाउन एरो भी बना सकते हो, आप उसके शो कर सकते हो कि अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। दिस इज अ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट जो कि बनता है जब बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। Now the next we have is potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। तो पोटाशियम a solid, आपने उसको पानी में डाला, पानी इज अ लिक्विड, उसके साथ रिएक्शन होने पे बना
पानी के अंदर ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन जो कि आपको लिखना है, पोटेशियम सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, KOH will be formed in the aqueous solution and there will be liberation of hydrogen gas. Clear? All right. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे है। तो इसके अंदर आपको अगेन बैलेंसिंग ही करना है और कुछ नहीं करना। तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं और फिर आप इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हो। बैलेंसिंग में अगेन आपको क्या करना है, दोनों साइड पे हर तरह के एटम्स का नंबर बराबर होना चाहिए। जो रिएक्टेंट्स के अंदर एटम्स का नंबर है वही प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। ऑलराइट, तो मैं फटाफट आपको इनके आंसर्स दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले वी हैव HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो जब आप इसकी बैलेंसिंग करोगे तो यू विल हैव टू पुट अ 2 इन फ्रंट ऑफ HNO3 एंड 2 इन फ्रंट ऑफ वाटर एंड दिस विल मेक द नंबर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 फॉर्मिंग Na2SO4 प्लस वाटर। अगेन आप देख सकते हो 2 मोल्स आपको NaOH के चाहिए और 2 मोल वाटर के। अगला NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अनबैलेंस्ड रिएक्शन दी होगी, आपको बैलेंस्ड भी दी जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। And the next we have is barium chloride plus H2SO4 forming barium sulfate plus 2 HCl. ठीक है, I hope this is clear to all. Okay, again अगला क्वेश्चन भी दिस इज बेस्ड अपॉन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, इनको कंपाउंड्स फॉर्म में, इनके आपको वर्ड फॉर्म से आपको इनको सिंबल फॉर्म में चेंज करना होगा और फिर आपको इन इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा। सो सबसे पहले वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मिंग जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सो वी हैव जिंक plus 2 AgNO3 forming zinc nitrate ZnNO3 twice plus 2 Ag। so पहले वाला रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस था और ये वाला हमने अभी बैलेंस कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 फॉर्मिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। ठीक है, पहले आप इनको इनके सिंबल्स या मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूलास हैं उनके अंदर चेंज करोगे और फिर आप उसके बाद इसकी बैलेंसिंग कर दो सच अ वे कि आपके एटम्स दोनों तरफ बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम तो 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर तो 3 कॉपर, 3 into 2 क्लोरीन सो 2 into 3 क्लोरीन। आई होप आप लोगों को मालूम है कि जो भी इसके आगे हम लिखते हैं इस नंबर को बोलते हैं उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपको यहाँ पे जो इसका सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना होता है टू गेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉपर और 3 into 2 क्लोरीन, सो दिस इज 6 क्लोरीन और यहाँ पे 2 into 3 विल मेक इट ऑल्सो 6 क्लोरीन। ठीक है, आई होप ये सब लोगों को बेसिक आते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अगले क्वेश्चन दैट इज बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सो BaCl2 प्लस K2SO4 विल फॉर्म BaSO4 प्लस 2 KCl। तो ये इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है,
All right, so write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि आप यहाँ पे ये भी जरूर सीखो कि आप कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन देख रहे हो. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है. तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए भी साथ में टाइप ऑफ रिएक्शन जरूर लिखना कि कौन कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है. ठीक है, तो हम इसको भी वन बाय वन करते हैं. सो सबसे पहला पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड फॉर्मिंग पोटाशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो वी हैव KBr प्लस वी हैव BaI2 बेरियम आयोडाइड फॉर्मिंग पोटाशियम आयोडाइड Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2. यहाँ पे साथ में एक्विस बेरियम आयोडाइड भी एक्विस, मतलब कि आपने इनका एक्विस सोल्यूशन बनाया है. आपके पास पोटाशियम ब्रोमाइड का एक सॉलिड सॉल्ट था, आपने उसको पानी में घोल के उसका एक्विस सोल्यूशन बनाया है. सिमिलरली ऐसे बेरियम आयोडाइड भी आपने पानी में घोल के उसका सोल्यूशन बनाया, दोनों का रिएक्शन कराया. पोटाशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना और बेरियम ब्रोमाइड यहाँ पे सॉलिड अगेन एक प्रेसिपिटेट बना है. ठीक है, तो ये चीजें समझनी जरूरी है. तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, आप देख सकते हो कि K के साथ I जुड़ के पोटेशियम आयोडाइड बना और Ba के साथ Br बेरियम ब्रोमाइड बना. तो दिस इज इंटर एक्सचेंज ऑफ आयंस. सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट वी हैव जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट एक सॉलिड था जिससे आपको एक जिंक ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली. ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ऑब्वियसली यही है कि हम इसको फॉर्मूलाज में चेंज करें. तो जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास एक ही रिएक्टेंट था और दो प्रोडक्ट बने. तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट हो वो कौन सा रिएक्शन होता है. Yes, this is a decomposition reaction. ठीक है, आई होप आप लोगों को अब अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं. अगर कोई भी डाउट्स थे आपकी लर्निंग में तो वो क्लियर होते जा रहे हैं. ग्रेट. सो नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड. तो अगेन सबसे पहले H2 plus Cl2, hydrogen is H2, Cl2 is chlorine and it forms hydrogen chloride, so this is HCl. ठीक है, अगेन फिर उसके बाद आप इसको बैलेंस करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपके पास दो रिएक्टेंट थे और एक प्रोडक्ट बना. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनना डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Next we have is magnesium plus hydrogen chloride forming magnesium chloride and hydrogen. So magnesium एक solid, HCl aqueous, MgCl2 aqueous and hydrogen H2 gas. ठीक है, तो ये साथ साथ में आपको भी अपनी इक्वेशन में सब इंफॉर्मेशन को लिखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये एक अकेला एलिमेंट, ये एक कंपाउंड AB. तो AB में हाइड्रोजन को मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा, एक केटायन को एक मेटल डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, तो ये आपको देखना होता है. अगर यहाँ पे कुछ एनायनिक चीज हो जैसे कि फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस करता, मगर यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव आयन बनाने वाली चीज है, एक मेटल है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जो कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की सीखी है. तो मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है. दिस इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2. ठीक है, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give example. तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, in which heat is evolved. So those reactions in which heat is evolved, this is called as exothermic reaction. So this is indicated by writing plus heat on the product side of an equation.
तो जब आप इक्वेशन लिखो तो प्रोडक्ट साइड पे साथ में हीट लिख दो, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन। मीथेन प्लस बर्निंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में बर्न करेगा, सो मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, तो हमने यहाँ पे प्लस हीट लिख दिया। सो प्लस हीट लिखना ऑन द प्रोडक्ट साइड, दिस शोज दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। So next we have is endothermic reactions. So endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed. तो अगेन इसको हीट को कहां पे इंडिकेट करेंगे? आप इसको रिएक्टेंट साइड पे अब प्लस हीट लिख दोगे, तो दिस मींस कि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, या आप इसके एरो के ऊपर भी हीट लिख सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको करना है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, मतलब आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, उसको हीट किया तो वो टूट के उसने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। या दूसरा वे इसको लिखने का ये भी है कि आप हीट को प्लस यहाँ पे ना लिख के इस एरो के ऊपर हीट लिख दो। दिस ऑल्सो मीन्स कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, और जहां में भी आपको रिएक्टेंट्स को हीट करना पड़े टू गिव द प्रोडक्ट, this means this is an endothermic reaction, ठीक है। I hope this is clear. So the next question, why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी में कि सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं, खाने की डाइजेशन होती है, खाने की डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। इन्हीं ग्लूकोज को हम हमारे सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर आवर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डाइजेशन combines with oxygen to release energy beside carbon dioxide and water. Chemically इसको कैसे लिखेंगे? C6H12O6, this is glucose, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। यही एनर्जी को हम अपने वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तभी तो अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारे अंदर ताकत नहीं रहती, खाना खाते हैं तो ताकत आती है। तो वो ताकत कहाँ से आती है? यही जो खाने को हम ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। तो एनर्जी का रिलीज होना इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। आई होप समझ में आया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या था? जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो यहाँ पे भी तो एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो अन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Next है why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुकी हूँ, तो जल्दी से हम आंसर्स देखते हैं इसके कि combination reactions this involve the formation of a single substance from two or more elements or compounds. जब दो से ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि H2 और O2 मिलके वाटर बनाया तो एक ही प्रोडक्ट बना, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होगा और वो टूट के दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, सो दैट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक है, बना किससे? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से। यहाँ पे रिएक्टेंट एक है और उससे बने कितने? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। Write one equation each for the decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एग्जाम्पल बहुत बारी फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला
कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। सो ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी? दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे हमें हीट देनी पड़ती है टू कॉज द डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन ऑफ द रिएक्टेंट। सो नेक्स्ट वी हैव इज वाटर। वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे आप एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहे हो इसके डिकम्पोजिशन के लिए? इलेक्ट्रिक से, ठीक है। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। And then we have AgCl. AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में टूट के Ag और Cl2 फॉर्म करता है। So this is the photolytic decomposition reaction, ठीक है। सो यहाँ पे हीट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सनलाइट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Again आपको ये मैं पहले इक्वेशंस में समझा चुकी हूँ, सो आपको फटाफट अब सिर्फ इनकी डेफिनेशंस कैसे लिखनी है, इसको क्वेश्चन का आंसर कितना अच्छे से लिखना है कि आपको स्कोर पूरा मिले। लेट अस सी दैट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from solution of its compound. So A plus BC will give us what? दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास A है प्लस BC है। A ने B को किक किया, उसकी जगह ले ली और B आउट हो गया। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव और उसकी जगह ले ली फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। सो A प्लस BC फॉर्म्स AC प्लस B। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन क्या होगा? देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। तो AgNO3 और NaCl, AgCl के साथ और NO3 Na के साथ। सो प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO3। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक ही एलिमेंट दूसरे को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करे, दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जहां पे दोनों एक दूसरे को अपने कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस विल बी AB plus CD forming AD plus BC, ठीक है। So I hope this is clear. Next question, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको कॉपर को सिल्वर को डिस्प्लेस करना है। कहां से? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से। सो कॉपर प्लस AgNO3, कॉपर सिल्वर को बाहर निकालेगा, उसकी जगह ले लेगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा और साथ में सिल्वर। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. So ये आपको मैंने पहले क्वेश्चंस में ऑलरेडी चीजें एक्सप्लेन की, बिकॉज ये बार बार पेपर पे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फटाफट अब उसकी डेफिनेशन। Any reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called as a precipitation reaction. तो पहले दो कंपाउंड्स जिनको आप रिएक्ट करवा रहे थे वो पानी में सॉल्युबल थे। प्रोडक्ट जब बना तो उनमें से कोई एक ऐसा बना जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं था, वो पानी में सॉल्युबल नहीं था, इसलिए वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एग्जाम्पल देखा था। तो BaSO4 बन जाएगा और NaCl पानी में घुला रहेगा, जबकि बेरियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस फॉर्म्स अ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव lead nitrate plus potassium iodide forming lead iodide and potassium nitrate, ठीक है। तो Pp और I मिल गए, पोटाशियम और नाइट्रेट मिल गए, सो पोटाशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अगेन ये जो लेड आयोडाइड है ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है।
Next, we have explained the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. First is oxidation, second is reduction. तो हमने यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन शुरू किया था जब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. तो जल्दी से हम उसको फटाफट लिख लेते हैं सो दैट कि आप आपको आंसर बहुत अच्छे से आप लिख पाओ. तो ऑक्सीडेशन, दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस. रिडक्शन उल्टा इसके, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो इसके 2 एग्जांपल्स, एक लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्मिंग पीबी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा पहला क्वेश्चन था, और एक और एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्मिंग कॉपर प्लस वाटर. ठीक है, इनको हम डिटेल में दोबारा से एक बार ही कर लेते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन समझ में नहीं आती. सो सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्मिंग कॉपर प्लस वाटर. अगेन यहाँ पे याद क्या रखोगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता किसका है, सिर्फ रिएक्टेंट का. तो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, कॉपर और वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा. प्लीज ये याद रखना. तो अब हम देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से बना क्या, कॉपर. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या, ऑक्सीजन का रिमूवल. ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो मतलब क्या हुआ कि ये है रिडक्शन. हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन से बना क्या, वाटर. हुआ क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज H2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज CuO. यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको कई बार ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हुई है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से वाटर बना तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, पर किया किसने, जो दूसरी चीज प्रेजेंट है. तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को वाटर बनाने में हेल्प किया, इसलिए कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट, और कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बना. ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ. रिडक्शन हुआ पर करवाया किसने, हाइड्रोजन ने. सो रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन. ठीक है, तो दूसरे के लिए भी ऐसे ही दोबारा से देख लेते हैं. सो PbO से Pb बना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सी है, कार्बन. अब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, करवाया किसने, PbO ने. सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. PbO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, करवाया किसने, कार्बन ने. सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को अंडरस्टैंड करना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, so the next question, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. तो एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट जो काला हो जाता है ऑन हीटिंग इन एयर, मतलब उसका ऑक्साइड जो है वो काला हो जाता है. तो यहाँ पे जो मुझको मालूम है वो है कि शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है कॉपर, जिसको जब हम हीट करते हैं एयर में तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, सो क्या है, मेरे पास एक मेटल है शाइनी ब्राउन कलर का जो कि कॉपर है, जिसको हम एयर में हीट करेंगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो दिस विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है. आपको ये कलर चेंजेस जो मेटल्स के कलर आपको एनसीईआरटी में गिवन है ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. So the next question, why do we apply paint on iron articles? So I hope ये सबको मालूम होगा, आसान क्वेश्चन है कि आयरन के आर्टिकल्स का क्या होता है,
उनकी रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग होना मतलब उसको जंग लग जाती है। तो हमने उसको अगर रस्टिंग से प्रिवेंट करना हो तो हमें किस चीज को रोकना है आयरन को के साथ रिएक्शन से? मॉइस्ट एयर को। पानी और ऑक्सीजन दोनों मिलके अगर आयरन पे अटैक करते हैं तो आयरन की रस्टिंग होती है, और हमने यहाँ पे पेंट करने से यही रोकना है। आयरन के आर्टिकल के ऊपर पेंट कर दिया, पेंट ने एक लेयर बना दी जिसने मॉइस्ट एयर को आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करने दिया, और हमारा आयरन का आर्टिकल सेफ हो जाता है। ठीक है, सो आप आंसर क्या लिखोगे? पेंट कवर्स द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स, hence moist air cannot come directly in contact with air. As a result, it cannot attack iron and prevents rusting. तो आयरन की रस्टिंग करने वाला कौन है? मॉइस्ट एयर, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, वी हैव आयरन, वी हैव ऑक्सीजन प्लस वी हैव वाटर। दिस इज मॉइस्ट एयर। जब ये इस पे अटैक करती है तो दिस फॉर्म्स Fe2O3.XH2O। ठीक है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, और हम आयरन के आर्टिकल को पेंट करके इस रस्टिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं। ऑयल एंड फैट containing food items, they are flushed with nitrogen. Why? तो वेल अब एयर की प्रेजेंस में, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो फैटी फूड होते हैं, ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर ये जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। वो ऐसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिससे स्मेल बहुत गंदी आती है, और ऐसे में जब वो गंदी स्मेल आती है तो हम बोलते हैं कि द फूड हैज बिकम रैंसिड। ठीक है, तो मतलब फैटी फूड, फैट ऑयल कंटेनिंग फूड में फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, राइट, फैट्स प्रेजेंट है। फैट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड फॉर्म करेंगे जिनकी जो स्मेल है वो क्या है? बैड। और जब स्मेल बैड हो जाती है, गंदी सी स्मेल आएगी, तो आप कहोगे द फूड हैज बिकम रैंसिड। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना एक डिब्बा खोला जिसके अंदर से गंदी सी स्मेल आ रही थी, आप तो खाने लगे थे उसमें से चिप्स भुजिया अपना, मगर गंदी सी स्मेल आई और आपने उसको फेंक दिया। ठीक है, तो वो फूड क्या था? रैंसिड हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट फैट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गंदे कंपाउंड्स फॉर्म किया, बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमने इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, सो नाइट्रोजन के साथ फ्लश करने से उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हम कट ऑफ कर देते हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, फूड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो खराब नहीं होते। ठीक है, सो जस्ट टू प्रिवेंट द फूड बिकमिंग रैंसिड, we are flushing the oil fat containing food items with nitrogen. So explain the following terms. Again, repeatedly asked question. Explain the following terms with one example: corrosion and rancidity. So corrosion is the process in which the metals, they are attacked gradually by substances around it, like action of air, moisture or chemicals like acids on their surface. ठीक है, जैसे कि रस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ करोजन। ठीक है, तो रस्टिंग में आयरन के आर्टिकल पे अटैक करता है मॉइस्ट एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, और वो खराब हो जाता है। सो दैट इज करोजन। रस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ करोजन। So example, iron gets coated by a reddish brown powder as a result of rusting or corrosion. रैंसिडिटी क्या होता है? अभी आपको बताया कि खाना रैंसिड कैसे होता है। सो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी. So the chip manufacturers flush bags of chips with nitrogen gas to prevent the chips from getting oxidized or rancid. ठीक है, I hope this is all clear to you. So that would be all for this lecture. अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे.
जहां पे हम और बहुत सारी ऐसे डिस्कशन करेंगे। तो इंश्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया है, सो दैट कि आपको सारे एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लेक्चर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिल जाएं, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशन मिल जाएं, और बाकी भी जो भी आपको चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम जल्दी से उसका लेक्चर बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट वन, बाय बाय।